बताइए, बढ़ सकते हैं आगे? आगे बढ़ सकते हैं ना? यस हो गया सर। है ना? तो डेफिनेशन एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएगी। डायग्राम इसलिए हमने बनाया है, ये दो नाम आपको याद हो जाए कि कौन कंट्रोलर होता है और कौन मॉडरेटर होता है। ये दोनों ही मॉडरेटर है। कंट्रोलर कौन है, मॉडरेटर कौन है, ये पता होना चाहिए। ओके, रिप्रोडक्शन फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल आप कैपिटल के लिख लें। अब रिप्रोडक्शन फैक्टर होता क्या है, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में इंपॉर्टेंस होता है इन न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन्स ही आगे फिशन को कंटिन्यू कराते हैं, ठीक है। अगर टाइम के साथ, है ना, हम देख रहे हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब भी होते हैं और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस भी होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब भी होते हैं, तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कौन करता है गाइस, कोई बताइए। यहाँ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कौन करता है, देखकर बताइए। न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो ये जो प्रेजेंट डायग्राम आपके सामने है उसमें एक तो कैडमियम, बार बार बोल रहा हूं मैं, कैडमियम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, प्लस नेक्स्ट जनरेशन का जो यूरेनियम है, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस भी, अभी जो कोई कह रहे थे न्यूक्लियस, तो यस न्यूक्लियस, यूरेनियम का न्यूक्लियस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, कैडमियम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब कौन करते हैं, क्लियर है। न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस कौन करता है, तो अगर चेन रिएक्शन चल रही है तो फिशन में यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन से ही नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन कहाँ से होता है वो भी दिख रहा है, एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है वो भी दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात है रिप्रोडक्शन फैक्टर को समझने के लिए आपको ये जो न्यूट्रॉन्स का लॉस है और न्यूट्रॉन का जो प्रोडक्शन है उसको समझना होगा। तो अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स को रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स से डिवाइड कर दें तो वो जो रेशो मिलता है वो रेशो होता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। तो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है, न्यूट्रॉन्स के नंबर का लॉस भी होता है। तो प्रोडक्शन की रेट को लॉस की रेट से डिवाइड कर दें तो मिलेगा आपको रिप्रोडक्शन फैक्टर। डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। द रेशो ऑफ, स्टार्ट कर दें सभी, द रेशो ऑफ rate of production of neutrons, the ratio of rate of production of neutrons to the rate of loss of neutrons, to the rate of loss of neutrons in a nuclear chain reaction, in a nuclear chain reaction, in a nuclear chain reaction is called reproduction factor, is called reproduction factor. That is, फॉर्मूला बना लें डेफिनेशन से जो बन रहा है, और एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशन की जगह अगर कोई ये फॉर्मूला लिख दे तो भी मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में पूरी डेफिनेशन दिखाई देती है। तो k इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, जो अभी आपने डेफिनेशन में लिखा है, आई थिंक अपने आप लिख देंगे। क्या लिखना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर का इंपॉर्टेंस अब समझेंगे। डेफिनेशन तो हो गई,
इंपॉर्टेंस आप समझेंगे और आपसे पूछेंगे तो आप बता दें। तो गाइज ये फॉर्मूला हो जाए तो बता देना मुझे, मैं डस्टर अरेंज करता हूँ, 1 सेकेंड। बताएं गाइज, हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। तो ये जो k है, इस k की वैल्यू पर थोड़ा ध्यान दें। 3 केस हैं यहाँ पर, लिखने तो नहीं है, समझने हैं। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, थोड़ा समझ लेना, है ना। बात इजी है बट बहुत काम की है। जो इतना पावर प्रोडक्शन होता है ना अमेरिका जैसी कंपनियों में, ये सब k को कंट्रोल करते हैं। ओके, अगर k की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब यही हुआ ना, बताइए। k की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। बहुत छोटी सी बात है, बहुत काम की बात है। तो अगर किसी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है न्यूट्रॉन्स का और लॉस कम रेट से हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और वो डेंजरस है ना। उससे आप पीसफुली एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, काम की नहीं है ये कंडीशन। न्यूक्लियर वेपन में ऐसा होता है। हाँ, k की वैल्यू लेस देन 1 है तो आप क्या समझते हैं, कोई बताए? तो न्यूमरेटर का में डिनोमिनेटर जाता है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब न्यूट्रॉन का लॉस ज्यादा रेट से हो रहा है और न्यूट्रॉन्स जो जनरेट हो रहे हैं वो कम रेट से हो रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट ये आएगा कि कुछ टाइम के बाद न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, तभी तो k की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्लो डाउन होगी और एंड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये भी काम की नहीं है। तो क्या काम की है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहां पर इसको कंट्रोल किया जाता है। तो k की वैल्यू अगर 1 है तो आप समझ सकते हैं जो हमने डेफिनेशन में लिखा है ना, कांस्टेंट रेट से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलती रहती है। तो k की वैल्यू 1 रखी जाती है, कहां पर? न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, इस फॉर्मूले के नीचे लिखिए, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर कह सकते हैं, है ना, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, in nuclear power plants, the value of reproduction factor, the value of reproduction factor, the value of reproduction factor is taken 1, is taken 1, 1 ली जाती है, 1 बनाई जाती है, रखी जाती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, is maintained 1 यूनिट। ओके, तो अब बात कर ली है हमने जब न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो आपका नेक्स्ट हेडिंग भी वही है, देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, नाम सुना होगा आपने, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर, आपने आज स्टार्ट किया था एक डेफिनेशन से, कंट्रोल्ड, है ना, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो जैसा हमने अनकंट्रोल्ड में एग्जांपल लिखा था ना, एटम बॉम्ब, तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहाँ होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना, उसका एग्जांपल है। तो 1 मार्क का ये भी क्वेश्चन है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर
which type of nuclear chain reaction is there? Which type of? तो आपको लिखना है controlled nuclear chain reaction is there. Okay, लिखिए इसके अंदर nuclear reactor is an arrangement. Nuclear reactor is an arrangement to produce electrical energy, to produce electrical energy from nuclear energy, from nuclear energy, from nuclear energy. ओके, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपने लिखा. आगे लिखिए, इन लाइन चेंज करके लिख देना. इन न्यूक्लियर रिएक्टर controlled nuclear chain reaction. In nuclear reactor, controlled nuclear chain reaction, controlled nuclear chain reaction is used. आई थिंक आपने ये छोटी मोटी बातें लिख दी होगी, अब बात को समझ लें. यस गाइस, लिखने का काम हो गया? कुछ बता दे एक दो. यस सर. एक्चुअल में न्यूक्लियर रिएक्टर जो सेटअप है पूरा वो कैसा होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ही बात है. तो क्या होता है उसमें, तो एक्चुअल में एक बड़ा सा ग्रेफाइट का ब्लॉक होता है ना. सेटअप क्या है मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ. एक ग्रेफाइट का ब्लॉक होता है, जैसे आपने बहुत सारे मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक देखे होंगे, ठीक है. तो ग्रेफाइट का एक ब्लॉक होता है, ठीक है. ग्रेफाइट कार्बन का ही एक फॉर्म है. ओके, उसके अंदर सिलेंड्रिकल होल किए जाते हैं, सिलेंड्रिकल होल इस तरह से. उन सिलेंड्रिकल होल के अंदर क्या होता है, उनके अंदर एल्यूमिनियम के सिलेंडर फिट किए जाते हैं, और उन एल्यूमिनियम के सिलेंडर में क्या होता है, फ्यूल. फ्यूल मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यूरेनियम या प्लूटोनियम फ्यूल होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जाता है. तो ये जो आपको अब ब्लैक से डॉट दिख रहे हैं, ये ब्लैक डॉट आपके लिए क्या है, एल्यूमिनियम के सिलेंडर जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, यूरेनियम. यूरेनियम एज अ फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज लिया जाता है. और ये पूरा जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में ग्रेफाइट का ब्लॉक होता है. ग्रेफाइट के ब्लॉक में सिलेंड्रिकल ड्रिल करके होल किए जाते हैं, एल्यूमिनियम के सिलेंडर के अंदर फ्यूल रखा जाता है. फ्यूल मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम, ठीक है. पहली बात, इसके चारों तरफ कंक्रीट की बहुत ही थिक वॉल्स बना दी जाती है. कंक्रीट की बहुत थिक होती है, मतलब 6 to 7 फीट थिक वॉल्स बनाई जाती है, या इससे भी ज्यादा बहुत थिक वॉल्स बनाई जाती है, ठीक है. इसको बोलते हैं शील्डिंग वॉल्स, प्रोटेक्टिंग वॉल्स भी इनको कहते हैं, ठीक है. यहाँ पर आपको कुछ रास्ता ऐसा दिख रहा है ना, जहां मैं एरो बना रहा हूं, तो ये वो पाथ है जहां से कूलेंट हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाता है. ये जो ब्लॉक है, यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चलती है कंट्रोल्ड मैनर में. जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन यहाँ चलती है कंट्रोल्ड मैनर में, तो हीट प्रोड्यूस होती है. इसके आसपास जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को इस प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम करता है कूलेंट, है ना. कूलेंट लिक्विड या गैस फॉर्म में होता है, वाटर को भी कूलेंट के फॉर्म में यूज लेते हैं. वो यहाँ पर आता है, बहुत हीट एब्जॉर्ब करता है और दूसरे प्लेस पर पहुंचाता है. तो कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी से हमें हीट एनर्जी मिलती है. और इस कूलेंट को सिस्टम में फ्लो करने के लिए पंप यूज लेते हैं, जो मोटर आप कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक पंप. तो दिस इज इलेक्ट्रिक पंप. ओके, कूलेंट
यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्शन जहाँ चलती है हीट लेता है और हीट को पहुंचाता कहाँ है वो देखिए, और उस हीट को हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज लेते हैं वो आपको समझना है। अगर आपने कभी श्री सीमेंट का जो थर्मल पावर प्लांट है वहां कभी आसपास से देखा है तो वहां कोल को बर्न करके, कोयले को बर्न करके हीट जनरेट की जाती है। उस हीट से उस हीट को वाटर को सप्लाई किया जाता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है और जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो बहुत ही प्रेशर से जेट फॉर्म में एक नोजल से बाहर निकलता है। उस हाई काइनेटिक एनर्जी की स्टीम को टरबाइन पर स्ट्राइक करवाया जाता है, टरबाइन पर। और टरबाइन पर जब वो स्टीम स्ट्राइक करती है तो टरबाइन का रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। टरबाइन का कनेक्शन होता है एसी जनरेटर से, डायनेमो से, जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच आर्मेचर कॉइल रोटेशन करती है। तो टरबाइन का रोटेशन बेल्ट से, वाया बेल्ट से आर्मेचर कॉइल पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे होती है वो बात को आपको डायग्राम से समझना है। तो टॉपिक एग्जाम में आए नहीं आए सेकेंडरी है, आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा है ना फोकस होना होगा। तो ये जो मैं एक कर्व शेप में ट्यूब्स बना रहा हूं, ये ट्यूब्स लेंथ में ज्यादा होती है, ज्यादा एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया वाली होती है ताकि हीट का एक्सचेंज जो है वो मैक्सिमम हो पाए। तो एक्चुअल में ये कूलेंट क्या करता है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर के यहाँ से हीट एनर्जी लेता है और किसको दे देता है, इस ट्यूब के अंदर भरा होता है वाटर, वाटर सप्लाई होती है इस ट्यूब के अंदर। और जब हीट वाटर को मिलती है तो वाटर सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की स्टीम में, और वो स्टीम इस नोजल से बाहर निकलती है। यहाँ पर एक वाटर स्टोरेज होता है जिससे कंटिन्यू वाटर की सप्लाई होती रहती है, किसको, हीट एक्सचेंजर को। नाम लिख देता हूं मैं, हीट एक्सचेंजर, जहां से हीट एब्जॉर्ब की जाती है ना। कूलेंट अपनी हीट किसको दे देता है, तो कूलेंट जो यहाँ ट्यूब्स में फ्लो होता रहता है, कूलेंट अपनी हीट किसको दे देता है, ये जो हीट एक्सचेंजर के अंदर वाटर है उसको ट्रांसफर हो जाती है और वाटर हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट होता है। और वो स्टीम कहाँ पर जाती है, स्टीम टू टरबाइन, यहाँ लिख देता हूं मैं, स्टीम टू टरबाइन। ये स्टीम टरबाइन को रोटेशन देती है, देन डायनेमो, एसी जनरेटर आगे होता है। हाँ, वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पर वाटर स्टोरेज हम दिखा सकते हैं। तो एक सिंपल स्केच है, ऐसा नहीं है कि हर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा ही उसका शेप, साइज, डिजाइन दिखेगा, नहीं। ये एक कंसेप्चुअल स्केच है कि एनर्जी के फॉर्म को चेंज होना हम समझ सकते हैं, फिजिक्स समझ सकते हैं कि कहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी से हीट एनर्जी से यहाँ पर एक तरह से फॉर्म चेंज हो रहा है, वाटर हीट को एब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट होता है, फिर आप समझ सकते हैं उस हीट एनर्जी से मिलती है काइनेटिक एनर्जी, जब टरबाइन घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वाटर। ओके, तो ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं ये है फ्यूल यूरेनियम। ठीक है, तो थोड़े बहुत जो नेम है आप लिख लें। ये ग्रेफाइट का ब्लॉक है, यहाँ पर कंट्रोलर रॉड्स हम दिखा देते हैं क्योंकि कौन सी रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस होती है। तो ये जो आपको स्टिक टाइप की दिख रही है ये कंट्रोलर रॉड्स हैं। और वहां बिल्कुल इसको ब्लॉक के अंदर इंसर्ट करने का, किनको, सीडी रॉड्स, कैडमियम रॉड्स को ब्लॉक के अंदर इंसर्ट करने का या आउट करने का एक तरह से बिल्कुल एक मैकेनिज्म होता है
कि के की वैल्यू को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ग्रेफाइट का ब्लॉक मॉडरेटर का काम करता है और ये रॉड्स न्यूट्रॉन के नंबर को कंट्रोल करती है। हो जाए तो बताना भाई। यस गाइस बताइए। डन। स्क्रीनशॉट लेने का भी आपके पास ऑप्शन होता है। बताएं गाइस, हो गया क्या? चलिए रुकते हैं फिर, आवाज नहीं आ रही है तो। इसी दौरान मैंने अभी आपको इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया है। आप चाहें तो एक बार रीडिंग कर सकते हैं या इस डायग्राम के नीचे पॉइंट बनाकर लिख भी सकते हैं। और उसमें आपको क्या मिलेगा, फ्यूल क्या होता है, यूरेनियम प्लूटोनियम, है ना, कहाँ कैसे होता है, हीट एक्सचेंजर क्या है, हाँ इसके अंदर कौन कंट्रोलर होता है, कैडमियम, है ना, कौन मॉडरेटर होता है, ग्रेफाइट। या ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रिटिकल, सबसे सेंसिटिव एरिया ये है, ठीक है। हाँ, कूलेंट क्या करता है, हीट को इस रिएक्टर से हीट एक्सचेंजर तक पहुंचाता है, हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और ये जो सुपर हीटेड स्टीम होती है, वो स्टीम टरबाइन पर जाती है, टरबाइन का कनेक्शन एसी जनरेटर से होता है और देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरह से एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आप सब जानते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से फिर मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। और हमारे घर पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से गीजर चलाकर वापस हीट एनर्जी बना लेते हैं। देखिए एनर्जी के फॉर्म का ही खेल है सारा, तो एनर्जी का ही खेल है इस दुनिया में सारा। गाइस आवाज नहीं आई अभी तक? मैं तो कहानी सुनाता ही रहूंगा ऐसे। आई थिंक इस दौरान आपने बना लिया होगा। ये सिंपल स्केच है न्यूक्लियर रिएक्टर का, इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल सकते हैं, है ना, बट ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर ही कहेंगे। ओके, आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिला होगा कंस्ट्रक्शन, है ना। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, उसके जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स तो आप लर्न कर ही लेना। मे बी जो भी आपको उसमें मिलेगा, है ना, जो इस कूलेंट क्या है, किसका क्या रोल है। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, आई थिंक हो जाएगा। सर इस सिलेंड्रिकल रॉड्स एल्यूमिनियम की क्यों बनी होती? कहाँ पर है सिलेंड्रिकल रॉड्स? जिसमें यूरेनियम स्टोर होता अच्छा, है। ये इनकी कह रहे हो ना? यस। ओके, तो ये तो मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उस पर आना पड़ेगा आपको। हो सकता है कॉपर, आयरन या दूसरे जो मेटल्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर जल्दी मेल्ट हो जाते होंगे, है ना, पता करना। और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता होगा, है ना। ये हमारे इस टॉपिक का क्वेश्चन तो नहीं है कि एल्यूमिनियम की ही क्यों होती है, बट थोड़ा सा आप सोचें तो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट में भी कॉपर से या दूसरी जो मेटल्स हैं उससे काफी हाई होगा, है ना। और एल्यूमिनियम बहुत लाइट वेट का भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम की रॉड्स, एल्यूमिनियम के होलो सिलेंडर्स होते हैं, ये तो कंफर्म है। आपने कहा एल्यूमिनियम ही क्यों सेलेक्ट किया, तो मे बी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई होगा। अदरवाइज बहुत हाई टेम्परेचर पर बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट ही हो जाती है। ओके, मैं कुछ कह रहा था। यस, डायग्राम के बाद आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, है ना।
और न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है वो कौन कौन सी होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस आर देयर? कोई नहीं बोला। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस आर टू देयर? टाइप्स, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन, है ना? तो अब आपको लिखना है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? तो फिशन एक्चुअल में एक बड़ा टॉपिक था, फ्यूजन एक छोटा टॉपिक है। और फ्यूजन क्या होता है स्टार्ट कर सकते हैं? मालूम तो आपको है ही, फ्यूजन क्या होता है लिखिए। दी फिनोमिना ऑफ, या इसमें ऐसे लिखें, चलिए लैंग्वेज चेंज कीजिए। व्हेन टू और मोर देन टू, when two or more than two light nuclei, when two or more than two light nuclei fuse together to form a heavy nuclei, fuse together to form a heavy nucleus, fuse together to form a heavy nucleus with release of energy, with release of energy. This phenomena is called nuclear fusion. This phenomena is called when two or more than two nuclei fuse together, when two or more than two light nuclei fuse together to form a heavy nucleus with release energy. This phenomena is called nuclear fusion. तो डेफिनेशन में भी आपको मालूम है, लर्न कर लें बेटर रहेगा। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो गई। इसमें एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो भी आपको पता है, बट हमें काफी चीजें पता होती है एग्जाम में, बस वो क्लिक नहीं करती। तो क्लिक भी करे उसके लिए आपको रिवीजन करना होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या होगा? तो आपको लिखना होगा द एनर्जी ऑफ सन एंड स्टार्स इज व्हाट? न्यूक्लियर फ्यूजन। लिखिए, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एंड स्टार्स, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एंड स्टार्स is nuclear fusion reaction. Is nuclear fusion reaction. Is nuclear fusion. Guys, done? Yes sir. हो गया? एक बार टाइम बता दें क्या, मैं देख लेता हूँ। यस, हमारे पास है 5 मिनट्स, तो 6:05 तक हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब आगे की बात सुनिए। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, तो आपको लिखना है ना, पॉइंट बनाकर लिखिए। नेसेसरी कंडीशंस फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। Necessary condition for nuclear fusion reaction.
है ना। उसमें पहला लिखिए वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। गाइस हो गया? वेरी हाई टेम्परेचर। और एक कल बता रहा था आपको टेम्परेचर के साथ साथ जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो भी हाई होना चाहिए। हाई टेम्परेचर में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 7 केल्विन। हाई टेम्परेचर किस ऑर्डर का होना चाहिए? बहुत ज्यादा है, 10 to the power 7 केल्विन। इस ऑर्डर का टेम्परेचर चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए। ओके, सेकंड आप लिख सकते हैं हाई concentration of high concentration of the light nuclei, high concentration of the light nuclei which undergo fusion reaction, high concentration of light nuclei which undergo fusion reaction। ओके गाइस, तो ये जो हाई टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर अर्थ पर पॉसिबल नहीं है, इन जनरल पॉसिबल नहीं है ना। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से एक बार ये टेम्परेचर बना तो सकते हैं, बट इस टेम्परेचर पर कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है अर्थ पर जो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में रह सके। तो जब तक आप किसी चैम्बर में हाइड्रोजन गैस को बाउंड नहीं करेंगे और देन उस हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर इतना हाई नहीं करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनाएगा नहीं, है ना। तो ऐसा कोई चैम्बर हम बना नहीं सकते अर्थ पर जो चैम्बर इतने टेम्परेचर पर, है ना, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में रह सके। लिक्विड तो नहीं, सॉलिड फॉर्म में रह सके। तो सॉलिड फॉर्म में रहता ही नहीं है इस टेम्परेचर पर, सब कुछ क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड हो जाता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से आयंस। और साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं और काफी सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। इतने हाई टेम्परेचर पर कोई मटेरियल वॉल बनाना तो पॉसिबल नहीं है, ये एडवांस बात बता रहा हूँ। इतने हाई टेम्परेचर पर कोई मटेरियल वॉल बनाना पॉसिबल नहीं है कि लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन को बाउंड कर सके। तो आपने पढ़ा है ना साइक्लोट्रॉन, सॉरी टॉरॉइड पढ़ा है आपने गाइस 4th चैप्टर में, है ना। टॉरॉइड एक डिवाइस होती है जिससे हम करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो टॉरॉइड में करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है और इतने हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, H प्लस होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो हमें पता है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या एक्सपीरियंस करता है? आपको पुरानी बात याद आ जाएगी, V क्रॉस D। फॉर्मूला सही लिख रहा हूं मैं? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, है ना। तो कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करता है? मैग्नेटिक फोर्स। तो कोई मटेरियल वॉल बनाना तो पॉसिबल है नहीं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अर्थ पर सक्सेसफुली, है ना, अर्थ पर भी सक्सेसफुली कराने के लिए, है ना, टॉरॉइड को यूज लेते हैं और मैग्नेटिक बॉल्स बनाते हैं। उस मैग्नेटिक बॉल से हाई काइनेटिक एनर्जी के हाइड्रोजन के आयंस को बाउंड करने के लिए प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस आपने लिख दी। हाई टेम्परेचर चाहिए इस ऑर्डर का, और हाइड्रोजन जो है उसका बहुत हाई कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। ओके, तो गाइस आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। कल हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, इस पे कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड डे सर। गुड डे। थैंक यू सर। ओके।